नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर चंद्रलेखा आपका द स्टडी विजडम चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लेखक परिचय, प्रस्तावना, कहानी के मूल उद्देश्य, कहानी के कथासार का अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं पुरस्कार कहानी। सर्वप्रथम लेखक परिचय पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। वैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड में नामकरण होने के कारण इन्हें झारखंडी नाम से भी पुकारा जाता था। इन्होंने 8वीं तक स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद घर पर ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और फारसी का अध्ययन किया। केवल 9 वर्ष की अवस्था में प्रसाद जी ने कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर अपने आध्यात्मिक गुरु रसमय सिद्ध यानी मोहिनीलाल गुप्त को दिखाया था। इससे सिद्ध होता है कि प्रसाद जी की आरंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में थी, परंतु बाद में इन्होंने खड़ी बोली में रचना करना प्रारंभ कर दिया। इन्हें आधुनिक कविता का सुमेरु, प्राचीन विचारों और संस्कृति के रक्षक कवि के रूप में भी जाना जाता है। छायावाद के प्रवर्तक और छायावाद के ब्रह्मा के रूप में जयशंकर प्रसाद आज भी प्रतिष्ठित हैं। प्रसाद जी की रचनाओं की यदि बात करें तो 1909 में इनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त ने इंदु नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। प्रसाद जी की आरंभिक रचनाएं इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचनाएं। इनकी प्रथम कविता थी सावन पंचक, जो 1906 में ब्रज भाषा में लिखी गई थी। इनकी प्रथम कहानी ग्राम थी, जो 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनका प्रथम कहानी संग्रह छाया है, जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनका प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात 1913 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखी गई थी। इनका प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम, जो 1913 ईस्वी में खड़ी बोली में लिखा गया था। इनका प्रथम उपन्यास कंकाल है, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह को। जयशंकर प्रसाद के कुल 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। वे हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। पुरस्कार कहानी इनके आंधी कहानी संग्रह में संकलित है। जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद युग के एक महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे प्रेमचंद के समकालीन थे, लेकिन उनकी कहानियां प्रेमचंद के समान ही अतिशय महत्व रखती हैं। प्रसाद की कहानियों पर घोर अतीतवाद का आरोप लगाया जाता है और कहा जाता है कि इनकी कहानियां यथार्थवाद से कोसों दूर हैं। इन्होंने भारतीय इतिहास के मुस्लिम काल को लगभग नहीं के बराबर छुआ। ये ऋग्वैदिक संस्कृति के प्रति गहरा आकर्षण रखते थे। इनकी कहानियों में राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानियां इन्होंने बहुत अधिक लिखी। प्रसाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के माध्यम से आधुनिक समस्याओं का चित्रण करते हैं। पुरस्कार कहानी में उन्होंने प्रेम और मुक्ति की चेतना का विकास दिखाया है। जयशंकर प्रसाद भाव प्रधान आदर्शवादी कहानीकारों में प्रसिद्ध हैं। इनकी कहानियों में दृश्य प्रधानता, नाटकीयता, चित्रात्मकता और अंतर्द्वंद्व की प्रधानता दिखाई देती है। प्रसाद की कहानियों में देश प्रेम, मानव प्रेम, मुक्ति चेतना, इसी तरह अन्य अनेक विषय दिखाई देते हैं। उनके यहाँ किसी बड़े संघर्ष का कोई चित्रण नहीं दिखाई देता है। पुरस्कार कहानी का केंद्रीय चरित्र है मधुलिका। वह अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करती है, लेकिन दूसरी ओर वह मगध के निर्वासित राजकुमार अरुण से भी प्रेम कर बैठती है। मधुलिका के भीतर चल रहे इस दोहरे प्रेम के तनाव की अभिव्यक्ति कहानी के अंत में दिखाई देती है, जब वह पुरस्कार के रूप में प्राण दंड की मांग करती है।
बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो जाती है। यह प्रेम की पराकाष्ठा का प्रमाण है। अगर भाषा के स्तर पर देखें तो प्रसाद जी ने काव्यात्मक भाषा का प्रयोग अधिकता से किया है। उनकी शब्दावली संस्कृतनिष्ठ व तत्सम शब्दों से युक्त है। अब देखते हैं प्रसाद के पुरस्कार कहानी के अंतर्वस्तु या कथासार। पुरस्कार कहानी का मुख्य पात्र है मधुलिका। उसके पिता सिंहमित्र ने मगध के खिलाफ वाराणसी युद्ध में कौशल राज्य की प्रतिष्ठा बचाई थी। स्वयं मधुलिका भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करती हैं। वह अपने खेतों में अपना पसीना बहाकर मेहनत कर सुखपूर्वक जीवन बिता रही होती हैं कि एक राष्ट्रीय नियम उसे विचलित कर देता है। कौशल के प्रसिद्ध परंपरागत उत्सव में राजा को एक दिन के लिए किसान बनना पड़ता था। वे एक चुने हुए खेत में बीज बोते थे और उस खेत का चौगुना मूल्य उसके स्वामी को राजकीय कोष से दे दिया जाता था। अब की बार खेत चुना गया था मधुलिका का। इस तरह राज्य द्वारा मधुलिका की कृषि भूमि अधिग्रहित कर ली जाती है, लेकिन वह उस भूमि के बदले महाराज से पुरस्कार लेना स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि वह उसकी पैतृक संपत्ति थी जिसे बेचना वह अपराध समझती थी। मधुलिका द्वारा स्वर्ण मुद्राओं को अस्वीकार करना और जीवन यापन के लिए कठिन श्रम उसकी देशभक्ति, ईमानदारी और स्वाभिमानी प्रवृत्ति का प्रमाण है। मगध का निर्वासित राजकुमार अरुण मधुलिका को अपनी महत्वाकांक्षा की सीढ़ी बनाना चाहता है। वह उसे राजा से दुर्ग के समीप की भूमि मांगने के लिए उकसाता है, जिससे भूमि मिल जाने पर अरुण वहां से दुर्ग पर आक्रमण की योजना बनाता है। मधुलिका अरुण से प्रेम करती है, इसीलिए वह अरुण की मदद करना स्वीकार कर लेती है। लेकिन अचानक उसे याद आता है कि कौशल के रक्षक सिंहमित्र की कन्या वह है। वह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सन्नद्ध होती है। एक गहरे अंतर्द्वंद्व से गुजरते हुए अंततः वह अरुण का रहस्य सेनापति के समक्ष उद्घाटित करती है। परिणाम स्वरूप अरुण पकड़ा जाता है और महाराज मधुलिका से पुरस्कार मांगने के लिए कहते हैं। मधुलिका भी पुरस्कार स्वरूप प्राणदंड मांगती है, क्योंकि राजा ने अरुण को प्राणदंड देने का आदेश दे दिया था। यहाँ मधुलिका राष्ट्रीय प्रेम और मुक्ति चेतना का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। कितने गहन अंतर्द्वंद्व से मधुलिका को गुजरना पड़ा होगा। एक तरफ मातृभूमि की रक्षा का सवाल और दूसरी ओर प्रेम का लहराता समुद्र। दोनों में से वह किसे चुने? निश्चय ही यह प्रश्न उसके अस्तित्व को मथ रहा होगा। लेकिन मधुलिका ने जिस बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, उसे देश और प्रेम दोनों के प्रति उसकी ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं कहानी का उद्देश्य या मूल संवेदना। पुरस्कार कहानी के उद्देश्य की यदि हम बात करें तो इसमें राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना के मध्य द्वंद्व को प्रसाद जी ने उद्घाटित किया है। राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना के संदर्भ में पुरस्कार कहानी का उद्देश्य है स्वाधीनता आंदोलन के काल में देश के इतिहास और संस्कृति के प्रति गौरव एवं गरिमामय दृष्टि का विकास करना और अस्मिता की पहचान कराना, जिससे कि स्वाधीनता आंदोलन में जन सामान्य की ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ सके। प्रसाद जी इस प्रकार की सोच का जन सामान्य पर कितना प्रभाव हुआ है यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुनरुत्थानवादी दृष्टि के विकास द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए वातावरण निर्मित करने का प्रयास इस कहानी में दिखाई देता है। इसी दृष्टिकोण से प्रसाद ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं को उस समय के परिवेश की आवश्यकता के अनुसार ढालने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। पुरस्कार कहानी में एक समय ऐसा भी आता है जब व्यक्तिगत स्वार्थ अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अरुण के प्रेम में मुग्ध और बेसुध मधुलिका अरुण के षड्यंत्र का अंग बन जाती है। कौशल की पराधीनता के विषय में वह कुछ भी सोच विचार नहीं कर सकती, लेकिन निर्णायक क्षणों में वह गहरे अंतर्द्वंद्व का शिकार हो जाती है। इस द्वंद्व में
देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना का पलड़ा भारी पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वह सेनापति को अरुण के षड्यंत्र की सूचना दे देती है। कौशल के राजा इस सूचना के लिए उसका आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उसे पुरस्कार में अपनी सारी खेती देने का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन जयशंकर प्रसाद के कथा चरित्र इतने सपाट और सीधे नहीं होते हैं। मधुलिका के चरित्र की जटिलता फिर से व्यक्त होती है। वह अपने सामाजिक दायित्व, राष्ट्रीय भावना का निर्वाह करने के बाद अपने निजी लगाव और प्रेम के लिए भी अपना समर्पण जताती है। वह यह कि उसके प्रेमी अरुण को मिले मृत्युदंड के साथ ही स्वयं पुरस्कार में मृत्युदंड की मांग करती है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो। यह स्वच्छंदतावादी बोध इस कहानी के अंत में ध्वनित होता है। पुरस्कार कहानी में कर्तव्य और प्रेम के द्वंद्व को अभिव्यक्त करने वाली भावना प्रधान कहानी है, जिसमें व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम की मर्यादा का आदर्श निर्वाह किया गया है। स्पष्ट है कि प्रणय एक व्यक्तिगत मूल्य है, जबकि देश रक्षा एक सामाजिक दायित्व। राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना दोनों का एक साथ सामंजस्य बिठाने का या दोनों के प्रति अपना समर्पण सिद्ध करने की शक्ति मधुलिका जैसे गिने चुने चरित्रों में ही मिलती है। अब देखते हैं दूसरा उद्देश्य, विधान और प्रवृत्ति का द्वंद्व। यहाँ विधान से तात्पर्य है मान्य या स्वीकृत मूल्य और प्रवृत्ति से तात्पर्य है व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत इच्छा। इस प्रकार इच्छा और स्वीकृत मूल्यों का द्वंद्व और संघर्ष भी इस कहानी में दिखाई देता है। कहानी में जिस राष्ट्रीय नियम का उल्लेख है वह विधान का एक अंग है। राजा जिस भूमि को चाहे ले सकते हैं, प्रजा के लिए बाध्यता है कि वह उसे शिरोधार्य करे। मधुलिका भी अनचाहे अपने स्नेह की भूमि को राजा के अधिकार में जाते हुए देखती है। उसका कोई प्रत्यक्ष विरोध नहीं करती, लेकिन भूमि के बदले पुरस्कार में प्राप्त स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्योछावर करके बिखेर देती है, जिसका अभिप्राय यह है कि वह अपनी भूमि को बेचना नहीं चाहती है। वह राजकीय नियम की मर्यादा नहीं तोड़ती, लेकिन मूल्य न स्वीकार करके वह अपनी स्वाभिमानी प्रवृत्ति की रक्षा का प्रयास भी करती है। वह चकित राजा से कहती है, देव, यह मेरे पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। उपर्युक्त उदाहरण मधुलिका की प्रवृत्ति को रेखांकित करता है, जबकि विधान की कठोरता मंत्री के निम्नलिखित कथन में व्यक्त होती है। अबोध, क्या बक रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार, तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। तू आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई। इस धन से अपने को सुखी बना। प्रसाद के कथा चरित्र एकदम विद्रोही और व्यवस्था विरोधी नहीं साबित होते, लेकिन वे अपनी असहमति को सांकेतिक रूप में अभिव्यक्त करते हैं। यही मधुलिका बाद में जब अरुण के समझाने पर राजकीय नियम के तहत अपनी भूमि के मूल्य स्वरूप सुरक्षा दृष्टि से महत्व की जमीन राजा से मांगती है, तो इसके पीछे प्रेम में कुछ भी कर गुजरने की एक प्रेम मुग्धा तरुणी के मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है। अरुण के प्रति उसका लगाव उसे अपने पूर्वजों की भूमि का मूल्य लेने को विवश कर देता है। कहानी का अंत प्रवृत्ति के दबाव और शक्ति का सूचक है। राजा के पक्ष से देखें तो वहां प्रवृत्ति और विधान का द्वंद्व है। राजा जानता है कि मधुलिका जिस जमीन की मांग कर रही है वह उसके राज्य की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन वह मधुलिका की प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है। प्रार्थना स्वीकृत होने का एक कारण मधुलिका का सिंह मित्र की कन्या होना है, लेकिन मुख्य कारण राजकीय नियम का पालन ही माना जा सकता है। पुरस्कार कहानी में घटनाएं उतनी प्रधान नहीं है जितनी भावनाएं, मूल्य, मर्यादाएं, जिनका आपसी संघर्ष कहानी के कथ्य को सघन और प्रखर बनाता है। पुरस्कार कहानी में राष्ट्र की अवधारणा उसके आधुनिक अर्थ से पूर्णतः मेल नहीं खाती।
इस राष्ट्र के लोगों का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। इसके बावजूद भी इसमें राष्ट्र कुछ संकुचित अर्थ में पितृ पितामहों का देश और जन्मभूमि के रूप में है। कुछ थोड़े से किलों और गांवों का सम्मिलित रूप इस समय कौशल के राष्ट्र के रूप में है। इसकी राष्ट्रीयता मगध की राष्ट्रीयता से अलग थलग है। जिस युग की यह कहानी है, उस काल में राज्य के लिए प्राण देना स्वदेश प्रेम का चरम उत्कर्ष माना जाता था। समाज और राज्य की ओर से ऐसे व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। मधुलिका भी सिंहमित्र की कन्या होने का गर्व अनुभव करती है। उसे राष्ट्र प्रेम विरासत में मिला है। अब देखते हैं, जब व्यक्ति की अपनी इच्छाएं प्रबल होती है तब वह समाज और राष्ट्र की चिंता नहीं करता है, और मधुलिका के चरित्र में भी यह दिखाई देता है। मधुलिका भी अरुण के प्रेम प्रवाह में अपना सामाजिक दायित्व भूल जाती है, लेकिन अपने पिता के अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान का स्मरण करके उसे देश के प्रति विश्वासघात से बचा लेता है। कौशल के राष्ट्रीय नियम के तहत अपनी भूमि पर अधिकार छीन जाने पर वह दुखी होती है। बाद में अरुण उसे अपने जमीन वापस दिलवाने का आश्वासन देता है, लेकिन वह अपने व्यक्तिगत दुख पर राष्ट्रीय नियम को वरीयता देती है। नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है, मैं इसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। इस कहानी की विशेषता यह है कि सपाट और उग्र राष्ट्रीय भावना को गौरवान्वित करना इसका लक्ष्य नहीं है। मधुलिका अपनी जन्मभूमि किसी विदेशी शत्रु को हस्तगत होने से तो बचाती है, लेकिन वह अपने प्रेम में पूर्ण समर्पण और प्रेम की पराकाष्ठा का प्रमाण देकर अपने प्रेम की रक्षा भी करती हुई दिखाई देती है। इस कहानी में राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना के द्वंद्व को विधान और प्रवृत्ति के द्वंद्व के रूप में देखा जा सकता है। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम पुरस्कार कहानी के केंद्रीय पात्र मधुलिका का चरित्र चित्रण, कहानी के संरचना व शिल्प का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।